हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान चैप्टर 19 लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सेवक। हरमाइनी चिल्लाई। ब्लैक उछलकर खड़ा हो गया। हैरी ऐसे कूदा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। मुझे ये लड़ाकू पेड़ के पास मिला था। स्नेप ने चोगा एक तरफ फेंकते हुए और अपनी छड़ी लुपिन के सीने पर तानते हुए कहा, बहुत काम आया पॉटर, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। स्नेप थोड़ा हाँफ रहे थे पर उनके चेहरे पर विजय का भाव था। तुम शायद ये सोचकर हैरान हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो, स्नेप ने कहा, जिनकी आंखों में चमक थी। लुपिन, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ऑफिस गया था। तुम आज काढ़ा पीना भूल गए थे, इसलिए मैं काढ़ा लेकर आया था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने ऐसा किया। मेरी खुशकिस्मती। तुम्हारी डेस्क पर नक्शा खुला था और उस पर एक नजर डालते ही मैं सब जान गया जो मैं जानना चाहता था। मैंने तुम्हें गलियारे में भागते और गायब होते देखा। सेवरस, लुपिन ने कहना शुरू किया, लेकिन स्नेप ने बात काट दी। लुपिन, मैंने हेडमास्टर से बार बार कहा था कि तुम अपने पुराने दोस्त ब्लैक को महल में लाने में मदद कर रहे हो और ये रहा सबूत। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम उसे छिपाने के लिए अपनी छिपने की जगह का इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे। सेवरस, तुम गलती कर रहे हो, लुपिन ने जल्दी से कहा। तुम्हें पूरी बात नहीं पता, मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। सीरियस यहाँ हैरी को मारने नहीं आया है। आज की रात अज़्काबान में 2 कैदी और बढ़ जाएंगे, स्नेप ने कहा। उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक थी। मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि डम्बलडोर ये बात कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्हें तो पूरा विश्वास था तुम हानि से रहित हो, लुपिन, जैसे नर भेड़िया पालतू बन सकता हो। बेवकूफ, लुपिन ने धीमे से कहा। क्या स्कूल के दिनों की पुरानी जलन की वजह से तुम किसी बेकसूर आदमी को दोबारा अज़्काबान भेज दोगे? धड़ाक, सांप जैसी पतली रस्सियां स्नेप की छड़ी से निकली और लुपिन के चेहरे, कलाई और पैरों में बंध गई। लुपिन का संतुलन बिगड़ गया और वो फर्श पर गिर पड़े। वो हिल भी नहीं रहे थे। गुस्से में गुर्राता ब्लैक स्नेप की तरफ बढ़ा, लेकिन स्नेप ने छड़ी सीधे ब्लैक की आंखों के बीच तान दी। मुझे एक कारण दो, उन्होंने कहा। मुझे एक कारण दो और मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें मार डालूंगा। ब्लैक रुक गया। कहना मुश्किल था कि किसके चेहरे पर ज्यादा नफरत थी। हैरी अपनी जगह पर इतना स्थिर खड़ा था जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो नहीं जानता था कि क्या किया जाए या किस पर विश्वास किया जाए। उसने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा। रॉन भी दुविधा में था और भागने की कोशिश करते स्कैबर्स को पकड़े रखने के लिए जूझ रहा था, पर हरमाइनी ने स्नेप की तरफ अनिश्चितता से एक कदम बढ़ाकर धीमी आवाज में कहा, प्रोफेसर स्नेप, इसमें भला क्या नुकसान होगा कि हम उनकी पूरी बात सुन लें, है ना? मिस ग्रेंजर, तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। स्नेप ने थूक उड़ाते कहा। तुम, पॉटर और वीजली एक खूनी और नर भेड़िए के साथ पाए गए हो। जिंदगी में कम से कम आज तो अपनी जुबान बंद रख लो। लेकिन अगर कोई गलती हुई, चुप करो मूर्ख लड़की, स्नेप चिल्लाया और अचानक पागल जैसे दिखने लगे। जिस चीज को तुम जानती समझती नहीं हो उसके बारे में बोलो मत। ब्लैक के चेहरे की तरफ तनी हुई छड़ी से कुछ चिंगारियां निकलने लगी। हरमाइनी चुप हो गई। बदला कितना मीठा होता है ना, स्नेप ने ब्लैक से कहा। बड़े दिनों से हसरत थी तुम्हें मैं ही पकड़ूं। तुम गलती कर रहे हो सेवरस, ब्लैक गुर्राया। अगर ये लड़का अपने चूहे को महल में ले गया, उसने अपना सिर रॉन की तरफ कहा, तो मैं चुपचाप वहां चलूंगा। महल तक? ओह, मुझे नहीं लगता हमें इतना दूर जाना पड़ेगा। मैं तो लड़ाकू पेड़ से बाहर निकलते ही तम पिशाचों को बुला लूंगा। तुम्हें देखकर वो इतने खुश होंगे ब्लैक कि तुम्हें पकड़कर किस कर लेंगे। ब्लैक के चेहरे पर जो थोड़ा बहुत रंग था वो भी उड़ गया। तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी, उसने अटकती आवाज में कहा। चूहे को देखो तो। लेकिन स्नेप की आंखों में पागलपन की चमक थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं थे। अब चलिए, उन्होंने कहा। उन्होंने चुटकी बजाई और लुपिन की रस्सियों की डोर उड़कर उनके हाथ में आ गई। मैं इस नर भेड़िए को खींच कर ले चलता हूँ, शायद दमपिशाच उसमें भी दिलचस्पी दिखाए। इससे पहले कि हैरी जान पाता कि वो क्या कर रहा है, उसने 3 कदमों में कमरा पार किया और रास्ता रोककर दरवाजे पर खड़ा हो गया। हट जाओ पॉटर, तुम पहले से काफी मुश्किल में हो, स्नेप ने गुर्रा कर कहा। अगर मैं तुम्हारी जान बचाने को यहाँ नहीं आता, प्रोफेसर लुपिन मुझे इस साल सैकड़ों बार मार सकते थे, हैरी ने कहा। जब मैंने दमपिशाचों से रक्षा का मंत्र सीखा था तो मैं कई बार उनके साथ अकेला था। अगर वो ब्लैक की मदद कर रहे थे तो उन्होंने मुझे तब क्यों नहीं मारा? मुझे क्या पता नर भेड़िया कैसे सोचता है, स्नेप ने कहा। हट जाओ मेरे रास्ते से पॉटर, आप पागल हो चुके हैं, हैरी बोला। उन्होंने स्कूल में आपके साथ मजाक किया था, इसलिए आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है। चुप रहो, मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्नेप चीखे और पहले से ज्यादा पागल दिखने लगे। पॉटर, बाप बेटा एक जैसे हो तुम दोनों।
मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो घुटनों पर बैठकर मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तुम तो इसी लायक थे कि वो तुम्हें मार डालता, तुम अपने पिता की तरह मारे जाते। तुम्हारी तरह उन्होंने भी ब्लैक पर भरोसा किया, तुम भी इस अकाड़ में मरते कि ब्लैक पर शक करना गलत है। अब रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती हटा दूंगा। हट जाओ पॉटर। हैरी ने एक ही पल में फैसला कर दिया। स्नेप उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाए तो उसने अपनी छड़ी उठा ली। निरस्त भव, वो चीखा। कहने वाली आवाज अकेली उसकी नहीं थी। एक विस्फोट हुआ जिससे दरवाजे की चूलें हिल गई। स्नेप हवा में उड़ते हुए दीवार से टकरा गए। फिर वो फर्श पर फिसलकर गिरे और उनके बालों से खून बहने लगा। वो बेहोश हो गए थे। हैरी ने आसपास देखा। रॉन और हरमाइनी ने भी उसी समय स्नेप पर निरस्त्रीकरण मंत्र मारा था। स्नेप की छड़ी हवा में उछली और बिस्तर पर क्रुकशैंक्स के पास गिर गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्लैक ने हैरी को देखते हुए कहा। ये काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए था। क्या किया तुमने? हैरी ने ब्लैक से नजरें नहीं मिलाई। उसे अब भी यकीन नहीं था कि उसने सही किया था। हमने एक टीचर पर हमला किया, हमने एक टीचर हुए हमला कर दिया, हरमाइनी ने कहा और बेहोश पड़े स्नेप को भय से घूरती रही। ओह, हम लोग तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। लुपिन अपनी रस्सियां खोलने के लिए जूझ रहे थे। ब्लैक ने तुरंत नीचे झुककर रस्सियां खोल दी। लुपिन ने सीधे खड़े होकर अपनी बाहें मली जहां रस्सियों के कारण निशान बन गए थे। थैंक्स हैरी, हैरी ने पलट कर जवाब दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया है। तब तो सबूत देना होगा, है ना? ब्लैक बोला। सुनो लड़के, पीटर को पूछे दो अभी। रॉन ने स्कैबर्स को अपने सीने से लगा लिया। अरे छोड़ो भी। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अज़्काबान से सिर्फ स्कैबर्स को पकड़ने के लिए भागे थे? मेरा मतलब है। उसने समर्थन की तलाश में हैरी और हरमाइनी की तरफ देखा। ठीक है, मान लिया कि पेटिग्रू चूहे में बदल सकता है। दुनिया में लाखों चूहे हैं। ब्लैक को अज़्काबान की कैद में ये कैसे पता चला कि स्कैबर्स ही पेटिग्रू है? ये बहुत अच्छा सवाल है सीरियस, लुपिन ने ब्लैक की तरफ मुड़कर कहा और उनकी भौहें थोड़ी तन गई। तुम्हें कैसे पता लगा कि पेटिग्रू कहाँ है? ब्लैक ने अपने दुशाले के अंदर अपना पंजे जैसा हाथ डालकर एक दबा कुचला कागज निकाला, उसे हाथ फिराकर ठीक किया और दूसरों को दिखाया। यह रॉन और उसके परिवार की तस्वीर थी जो पिछली गर्मी दैनिक जादूगर में छपी थी। इस तस्वीर में स्कैबर्स रॉन के कंधे पर बैठा हुआ था। लुपिन ने हैरान होकर ब्लैक से पूछा, तुम्हें कैसे मिला? फज से। जब वो पिछले साल अज़्काबान का निरीक्षण करने आए तो मैंने अखबार मांग लिया था। पहले पन्ने पर ही पीटर दिख गया, इस लड़के के कंधे पर बैठा हुआ। मैं उसे देखते ही पहचान गया था। मैंने उसे बहुत रूप बदलते देखा है और तस्वीर के साथ ये भी लिखा था कि लड़का हॉगवर्ट्स जाने वाला है जहां हैरी पढ़ता था। हे भगवान, लुपिन ने धीमे से कहा। अब वो कभी स्कैबर्स को तो कभी अखबार की तस्वीर को घूर रहे थे। उसका अगला पंजा, उसके अगले पंजे में क्या खास बात है? रॉन ने गुस्से से पूछा। एक उंगली गायब है ना? जाहिर है, लुपिन ने कहा। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, उसने खुद ये किया था। हाँ, रूप बदलने से ठीक पहले जब मैंने उसे घेर लिया था, उसने पूरी सड़क को सुनाते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैंने लिली और जेम्स को धोखा दिया है। फिर इससे पहले मैं उसे मार पाऊं, उसने कब्र के पीछे से छड़ी पटक कर सड़क पर धमाका कर दिया और 20 फुट के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति को मार दिया। उसके बाद सीवर लाइन में बाकी चूहों के साथ रहने चला गया। क्या तुमने कभी नहीं सुना रॉन? लुपिन ने कहा। पीटर के शरीर का एक ही हिस्सा मिला, वो उसकी उंगली थी। देखिए, शायद स्कैबर्स की किसी और चूहे से लड़ाई हुई होगी। वो मेरे परिवार में बरसों से है, वास्तव में 12 साल से है ना? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई चूहा 12 साल तक जिंदा कैसे है? रॉन बोला। हम उसकी देखभाल कर रहे थे ना। लेकिन इस समय तो हालत अच्छी नहीं लग रही। मुझे तो लगता है कि जब से उसने सुना है कि सीरियस अज़्काबान से भाग गया, उसका वजन कम होने लगा है। वो उस पागल बिल्ले से डरता है। रॉन ने क्रुकशैंक्स की तरफ इशारा किया जो बिस्तर पर बैठा था। लेकिन ये सही नहीं था, हैरी ने अचानक सोचा। स्कैबर क्रुकशैंक्स के आने से पहले से बीमार दिख रहा था, रॉन के मिस्र से लौटने के समय से, जब से ब्लैक भागा था। ये बिल्ला पागल नहीं है, ब्लैक ने कहा। उसने अपना दुबला हाथ बढ़ाकर क्रुकशैंक्स के सिर पर हाथ फिराया। ये बहुत समझदार बिल्ला है। इसने तत्काल एकदम से पीटर की असलियत जान ली और जब ये मुझे मिला तो इसने समझ लिया कि मैं कुत्ता नहीं हूँ। हालांकि इसे मुझ पर भरोसा करने में समय लगा। आखिरकार मैंने इसे बता दिया कि मैं किसके पीछे हूँ, तो इसने मेरी मदद की। तुम्हारा क्या मतलब? इसने पीटर को पकड़कर मेरे पास लाने की कई बार कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसलिए इसने गरुड़द्वार हाउस के पासवर्ड वाला कागज चुरा कर मुझे दे दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये बिल्ली उस कागज को किसी लड़के के बिस्तर पास रखी टेबल से उठाकर लाई थी। हैरी का दिमाग अब इन बातों का वजन नहीं झेल पा रहा था। ये सब पागलपन था और इसके बावजूद पर पीटर को इस बारे में शक हो गया था और वो भाग खड़ा हुआ। इस बिल्ले ने, इसका नाम क्रुकशैंक्स है ना, मुझे बताया कि पीटर चादर पर खून का निशान छोड़ गया है। मुझे लगता है उसने खुद को काट लिया। अपनी मौत का एक बार पहले भी वो सफल नाटक कर चुका है। ये सुनकर हैरी होश में आ गया। और उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? उसने गुस्से से कहा। क्योंकि वो जानता था तुम उसे उसी तरह मार डालोगे जिस तरह मेरे माता पिता को मारा था। नहीं, लुपिन ने कहा। हैरी,
और अब तुम मुझे मारने आए हो? हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ, ब्लैक ने स्कैबर्स को निर्मम निगाहों से देखते हुए कहा। तब तो मुझे तुम्हें स्नेप से नहीं बचाना चाहिए था। हैरी, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? पूरे समय हम यही सोच रहे थे कि सीरियस ने तुम्हारे माता पिता को धोखा दिया और पीटर ने उसे घेर लिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? पीटर ने तुम्हारे माता पिता को धोखा दिया था, सीरियस ने पीटर को घेरा था। ये सही नहीं है। रहस्य रक्षक तो वो था ना, उसने आपके आने से पहले कहा था कि उसने उनकी हत्या की थी। ब्लैक की तरफ इशारा कर रहा था, जिसने अपना सिर धीरे धीरे हिलाया। उसकी धंसे आंखें चमकने लगी। हैरी, एक तरह से मैंने ही उसे मारा था, उसने फटी आवाज में कहा। मैंने आखिरी पल लिली और जेम्स को सुझाव दिया कि वो पीटर को रहस्य रक्षक बना ले। जानता हूँ गलती मेरी है। जिस रात उनकी मौत हुई, उस रात को मैं पीटर को देखने गया कि वो सुरक्षित था या नहीं, लेकिन जब मैं उसके छिपने की जगह पर पहुंचा तो वहाँ मुझे नहीं मिला, और वहाँ पर किसी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं डर गया कि सीधे तुम्हारे माता पिता के घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैंने उनका तबाह मकान और मुर्दा शरीर देखे तो समझ गया कि पीटर ने क्या किया होगा और मुझे अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने। उसकी आवाज़ टूट गई, वो पीछे हट गया। काफ़ी हो चुका, लुपिन बोले, और अब उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी जो हैरी ने कभी नहीं सुनी थी। सचमुच क्या हुआ था यह साबित करने का एक तरीका। रॉन, मुझे वह चूहा दे दो, रॉन ने तनाव भरी आवाज़ में कहा। अगर मैं आपको चूहा दे दूंगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे? उसे उसके असली रूप में लेकर आएंगे, लुपिन ने कहा। अगर वो सचमुच चूहा है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। रॉन ने झिझकते हुए स्कैबर्स को लुपिन के हवाले कर दिया। स्कैबर्स बगैर रुके लगातार चीखने, छटपटाने और उछलने लगा। उसकी छोटी काली आंखें उसके सिर में घुस रही थी। लुपिन ने कहा, तैयार हो सीरियस? ब्लैक पहले से ही बिस्तर से स्नेप की छड़ी उठा चुका था। जब वो लुपिन और छटपटाते चूहे के पास आया तो उसकी गीली आंखों में आग भड़क रही थी। एक साथ? हाँ। उन्होंने एक हाथ में स्कैबर्स को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में छड़ी को। 3 की आवाज़ पर 1 2 3 दोनों छड़ियों से नीली सफ़ेद रोशनी निकली। एक पल के लिए स्कैबर्स हवा में झूलता रहा, फिर उसका छोटा काला शरीर तेजी से फैलने लगा। जब चूहा गिरकर फर्श से टकराया तो रॉन की चीख निकल गई। एक बार फिर रोशनी हुई और फिर ये किसी बढ़ते हुए पेड़ की तेजी से चलती फिल्म को देखने की तरह था। जमीन से एक सिर तेजी से ऊपर की तरफ उग रहा था और अंग शाखाओं की तरह निकल रहे थे। अगले ही पल स्कैबर्स की जगह पर एक आदमी अपने हाथ मलते हुए और सिर झुकाए खड़ा था। क्रुकशैंक्स बिस्तर पर थूक उड़ाता हुआ गुर्राने लगा। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए थे। वो आदमी नाटा था, हैरी और हरमाइनी जितना ही लंबा होगा। उसके पतले रंगहीन बाल बिखरे हुए थे और सिर पर बहुत बड़ा सा चांद था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी मोटे आदमी का वजन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसकी चमड़ी स्कैबर्स की खाल की तरह ही गंदी थी। उसकी नुकीली नाक और बहुत छोटी पनीली आंखों में भी चूहे की झलक थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर उनकी ओर देखा। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। हैरी ने देखा कि उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ थी। हेलो पीटर, लुपिन ने ऐसे कहा जैसे उन्हें चूहों को पुराने दोस्तों में बदलते देखने की आदत हो। कितना समय हो गया ना तुमसे मिले हुए। सीरियस? रेमस? पेटिग्रू की आवाज में भी चूहे की चिचियाहट थी। एक बार फिर उसकी निगाह दरवाजे तक गई। मेरे दोस्तों, मेरे पुराने दोस्तों। ब्लैक का छड़ी वाला हाथ उठा, लेकिन लुपिन ने चेतावनी भरे अंदाज में देखते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। फिर लुपिन पेटिग्रू की तरफ मुड़े। उनकी आवाज़ धीमी और सहज थी। पीटर, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि जिस रात को लिली और जेम्स की मौत हुई उस रात क्या हुआ था। जब हम ये बात कर रहे थे तो तुम बिस्तर पर चिचिया रहे थे, इसलिए शायद तुमने कुछ बातें नहीं सुनी होगी। रेमस? पेटिग्रू ने हंसते हुए कहा। हैरी को साफ नजर आ रहा था कि उसके पीले चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला गई थी। तुम्हें इसकी बात पर यकीन तो नहीं है ना? उसने मुझे मारने की कोशिश की थी रेमस। हाँ, वो हम सुन चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ एक दो गुत्थियां सुलझाना चाहता हूँ पीटर। अगर तुम वो दोबारा मुझे मारने आया है। पेटिग्रू अचानक ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए बोला। हैरी ने देखा कि उसने इसके लिए अपनी बीच की उंगली का इस्तेमाल किया क्योंकि तर्जनी गायब थी। उसने लिली और जेम्स को मार डाला और अब वो मुझे मारना चाहता है। बचा लो रेमस। जब ब्लैक ने धसी हुई आंखों से पेटिग्रू को देखा तो ब्लैक का चेहरा कंकाल जैसा दिखने लगा। लुपिन ने कहा, जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती तब तक कोई तुम्हें नहीं मारेगा। साफ नहीं हो जाती? पेटिग्रू चीखा और एक बार फिर बौखला कर देखने लगा। उसकी आंखें बंद खिड़कियों पर और दरवाजे पर गई। मैं जानता था वो मेरे पीछे आएगा। मैं 12 साल से इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानते थे कि सीरियस अज़्काबान से भागने वाला है, जबकि वहां से पहले कोई नहीं भागा। उसके पास ऐसी शैतानी ताकत है जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, पेटिग्रू बोला। वरना वो वहां से कैसे भाग सकता है? मुझे लगता है तुम जानते हो कौन ने इसे चालें सिखा दी होगी। बोल्ट मुझे चालें सिखाएगा?
पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर ऐसे कांपा जैसे ब्लैक ने उसे कोड़ा मार दिया हो। क्या अपने पुराने मालिक का नाम सुनकर डर गए? मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ पीटर, उसके साथी तुमसे खुश नहीं है ना? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो सीरियस, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब उसकी सांस ज्यादा तेजी से चलने लगी थी, पूरा चेहरा पसीने में नहा गया था। तुम 12 साल तक मुझसे नहीं वोल्डेमॉर्ट के साथियों से छुप रहे थे, ब्लैक बोला। मैंने अज़्काबान में बहुत सी बातें सुनी है पीटर, सब यही सोचते हैं कि तुम मारे गए हो, वरना तुम्हें उनके सवालों का जवाब देना पड़ता। मैंने सुना है तुम वो अपनी नींद में हर तरह की बातें चीख चीख कर कह रहे थे। उन्हें लगता है कि तुमने लिली और जेम्स के साथ तो गद्दारी की थी, साथ ही वोल्डेमॉर्ट से भी गद्दारी कर दी थी। वोल्डेमॉर्ट तुम्हारी खबर पर पॉटर्स को मारने गया था और वहां पर वोल्डेमॉर्ट हार गया। वोल्डेमॉर्ट के सभी साथी अज़्काबान में कैद नहीं है ना? उसके बहुत से साथी आज भी खुले घूम रहे हैं और नाटक कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों पर अफसोस है। अगर उन्हें भनक मिल गई कि तुम अब भी जिंदा हो पीटर। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पीटर ने तीखी आवाज में कहा। उसने अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछकर लुपिन को देखा। तुम ये पागलपन भरी बात को सच तो नहीं मानते ना रेमस? पीटर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई बेकसूर आदमी 12 साल तक चूहा बनकर क्यों रहेगा, लुपिन ने आराम से कहा। बेकसूर? लेकिन मैं डरा हुआ था। अगर वोल्डेमॉर्ट के साथी मेरे पीछे थे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उनके खास आदमी को अज़्काबान भिजवा दिया था, उनका जासूस ये सीरियस ब्लैक का चेहरा सिकुड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गरजा। उसकी गुर्राहट भालू के आकार की उस कुत्ते की तरह थी जिसमें वह रूप बदलता था। मैं और वोल्डेमॉर्ट का जासूस? मैं कब अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के आसपास घूमा करता था? लेकिन पीटर, मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगा कि मैंने तुम्हें शुरू से ही जासूस क्यों नहीं समझा। तुम हमेशा बड़े लोगों को पसंद करते थे जो तुम्हारी रक्षा कर सके, है ना? पहले हम थे, मैं, रेमस और जेम्स। पेटिग्रू ने अपना चेहरा फिर पोंछा। वो अब लगभग हाँफ रहा था। मैं और जासूस? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? कभी नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम इस तरह की बात कैसे कह सकते। लिली और जेम्स ने तुम्हें अपना रहस्य रक्षक मेरे सुझाव पर बनाया था। ब्लैक इतनी जहरीली आवाज में फुसफुसाया कि पेटिग्रू पीछे हट गया। मैंने सोचा था कि ये परफेक्ट है, एक बढ़िया चाल। वोल्डेमॉर्ट यकीनन मेरे पीछे आएगा। वो सपने में नहीं सोचेगा कि तुम जैसे कमजोर प्रतिभाहीन जादूगर का इस्तेमाल करेंगे। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल रहा होगा। वोल्डेमॉर्ट को यह बताना कि तुम लिली और जेम्स को उसके हवाले कर दोगे। पेटिग्रू अब अनाप शनाप बक रहा था। हैरी ने कल्पना की उड़ान और पागलपन भरे शब्द सुने, लेकिन उसे साफ दिख रहा था कि पेटिग्रू के चेहरे का रंग उड़ गया है और वो बार बार खिड़की और दरवाजे को देख रहा है। प्रोफेसर लुपिन, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हरमाइनी, बोलो। स्कैबर्स, मेरा मतलब ये आदमी हैरी के कमरे में 3 साल से सो रहा है, लेकिन अगर ये तुम जानते हो कि इसके लिए काम कर रहा है तो उसने हैरी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? बढ़िया सवाल, धन्यवाद। देखा रेमस, मैंने हैरी के सिर के एक बाल तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं बताता हूँ, ब्लैक बोला, क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसमें तुम्हें अपना फायदा ना दिखे। वोल्डेमॉर्ट 12 साल से है ही नहीं, छिपा हुआ है, ये जाने कहाँ है। लोग कहते हैं कि वो मुश्किल से जिंदा है। तुम किसी ऐसे जादूगर के लिए अल्बस डंबलडोर की नाक के नीचे खून नहीं करोगे जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी है ना? जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि वो दोबारा ताकतवर बन गया तब तुम उसके पास लौट कर जाते हैं ना? वरना तुम रहने के लिए जादूगर परिवार को क्यों चुनते? तुम खबरों की जानकारी रखना चाहते थे, है ना पीटर? ताकि अगर किसी दिन तुम्हारा पुराना मालिक फिर ताकतवर बन जाए तो तुम उसके दल में फिर शामिल होना सुरक्षित लगे। पेटिग्रू ने कई बार मुंह खोला और बंद किया। ऐसा लग रहा था कि उसके बोलने की शक्ति चली गई है। मिस्टर ब्लैक, सीरियस? हरमाइनी ने कहा। ब्लैक इस तरह का संबोधन सुनकर उछल पड़ा। वो हरमाइनी को घूरने लगा क्योंकि काफी लंबे समय तक किसी ने उससे विनम्रता से बात नहीं की थी। आप पुराना माने तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अज़्काबान से भागे कैसे? हाँ, पेटिग्रू ने कहा, उसकी तरफ तेजी से सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, काले जादू से भागा है ये। लेकिन लुपिन ने उसे चुप कर दिया। ब्लैक हरमाइनी को घूर रहा था, लेकिन वो उससे नाराज नहीं था। वो सोच रहा था कि कैसे जवाब दे। उसने धीमे से कहा, मैं नहीं जानता कि मैंने कैसे किया। मुझे लगता है मैंने अपना दिमागी संतुलन सिर्फ इसलिए नहीं खोया क्योंकि मैं जानता था मैं बेकसूर हूँ। ये एक सुखद विचार नहीं था, इसे दमपिशाची से चूस नहीं सकते थे, लेकिन इस विचार ने मुझे होशो हवास में रखा। मैं कौन हूँ ये जानने के कारण मुझे अपनी शक्तियों को कायम रखने में मदद मिली। इसलिए जब मुझसे सहन नहीं होता तो मैं अपनी काल कोठरी में रूप बदल लेता और कुत्ता बन जाता। तुमको पता है दमपिशाच देख नहीं सकते हैं, वो लोगों की भावनाओं को महसूस करके उनकी तरफ जाते हैं। कुत्ते के रूप में मेरी भावनाएं मानवीय नहीं थी, जटिल थी।
लेकिन जाहिर है उन्होंने ये सोचा कि वहाँ के हर कैदी की तरह मैं भी अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ, इसलिए वो परेशान नहीं हुए। परंतु मैं बहुत कमज़ोर था और बिना छड़ी उनसे बच निकलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने उस तस्वीर में पीटर को देखा। मुझे एहसास हुआ कि वो हॉगवर्ट्स में हैरी के साथ था। अगर उसने ज़रा सी भी खबर सुन ली कि शैतानी जादूगर दोबारा ताकतवर बनेंगे तो वो कदम उठाने के लिए आदर्श स्थिति में था। पेटिग्रू बिना आवाज़ किए सिर हिला रहा था, लेकिन पूरे समय ब्लैक की तरफ मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। अगर उसे कभी पता चल जाता कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ रहा है तो वह एकदम से अपना कदम उठा लेता, उन्हें आखिरी पॉटर ले जाकर दे देता। लेकिन अगर वह हैरी को उनके हवाले कर देता तो कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता था कि उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को धोखा दिया। उसे तो सम्मान के साथ शामिल कर लिया जाता ना। तो इस वजह से मुझे कुछ करना ही था। एक मैं ही था जो सब कुछ जानता था कि पीटर अब भी जिंदा है। हैरी को याद आया कि मिस्टर वीजली ने अपनी पत्नी से कहा था कि पहरेदार कहते हैं वो नींद में बड़बड़ाता है। एक ही वाकया कहता है कि वो हॉगवर्ट्स में है। ब्लैक ने आगे कहा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर में आग लगा दिया। दम पिशाच इस आग को बुझा नहीं पाए। ये सुखद भावना नहीं थी, ये एक जुनून था। इस जुनून ने मुझे शक्ति दी जिसने मेरे दिमाग को स्पष्ट किया। और एक रात को जब उन्होंने मुझे खाना देने के लिए काल कोठरी का दरवाज़ा खोला तो मैं कुत्ता बनकर साइड से निकल गया। जानवरों की भावनाओं को महसूस करने में उन्हें दिक्कत होती है तो वो दुविधा में पड़ गए। मैं दुबला था, इतना दुबला कि छड़ों के बीच से निकल गया। मैं कुत्ते के रूप में तैरकर धरती तक पहुंचा, उत्तर दिशा में यात्रा की, कुत्ते के रूप में हॉगवर्ट्स में प्रवेश किया। तब से मैं इसी जंगल में रह रहा हूँ, सिवाय उस समय के जब मैं क्विडिच का मैच देखने गया था। हैरी, तुम अपने पिता के जितने ही बढ़िया खिलाड़ी हो। उसने हैरी की तरफ देखा। इस बार हैरी ने नजरें नहीं चुराई। मेरा यकीन करो, ब्लैक ने कहा, मेरा यकीन करो, मैंने जेम्स और लिली को कभी धोखा नहीं दिया। उन्हें धोखा देने से पहले मैं मर जाना पसंद करता। और आखिर हैरी को उस पर यकीन हो गया। हैरी का गला रोता हुआ था, इसलिए उसने सिर हिलाकर इशारे से बता दिया। नहीं। पेटिग्रू घुटनों के बल बैठ गया, जैसे हैरी के हाँ कहने का मतलब यह हो कि उसे मौत की सजा सुना दी गई है। वो अपने घुटनों के बल इधर उधर हिलता रहा। उसके हाथ उसके सामने ऐसे बंधे थे जैसे वो प्रार्थना करता। सीरियस, मैं हूँ पीटर, तुम्हारा दोस्त, तुम मुझे जान से नहीं। ब्लैक ने उसे लात मारी और पेटिग्रू दूर हो गया। मेरे कपड़ों पर तुम्हारे छुए बिना भी बहुत गंदगी लगी है, ब्लैक ने कहा। रेमस, पेटिग्रू चिचियाया और लुपिन की तरफ मुड़कर आग्रह भरी नजरों से देखा। तुम्हें तो इस पर यकीन नहीं है ना? अगर सीरियस योजना बदलता तो तुम्हें बताता नहीं क्या? नहीं पता था पीटर, अगर उसे शक होता कि मैं जासूस हो सकता हूँ, लुपिन ने कहा। मुझे लगता है इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया था ना सीरियस। माफ करना रेमस, ब्लैक बोला। बिल्कुल नहीं पैटफोर्ड, पुराने दोस्त, लुपिन ने आस्तीने चढ़ाते हुए कहा। और तुम भी मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें जासूस माना। क्यों नहीं, ब्लैक बोला और उसके दुबले चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो अपनी आस्तीने चढ़ाने लगा। एक साथ मार दें इसे, मुझे लगता है यही सही रहेगा, लुपिन ने कहा। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। पेटिग्रू ने सांस खींची और वो उछलकर रॉन के पास पहुंच गया। रॉन, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, अच्छा पेट नहीं था ना, तुम मुझे उन्हें अपने प्यारे चूहे को मारने नहीं दोगे, है ना? तुम मेरा साइड लोगे ना, है ना? लेकिन रॉन पेटिग्रू को नफरत से देख रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पर सुलाया। दयालु लड़के, दयालु, तुम मेरे मालिक थे ना। पेटिग्रू रॉन की तरफ रेंगा। तुम उन्हें ऐसा मत करने दो, मैं तुम्हारा चूहा था, मैं एक अच्छा पेट था ना। अगर तुम इंसान के बजाय चूहे के रूप में ज्यादा अच्छे हो तो ये बहुत गर्व करने की बात नहीं है पीटर, ब्लैक ने कहा। रॉन का चेहरा अब भी दर्द से पीला था। उसने अपना टूटा पैर पेटिग्रू की पहुंच से हटा लिया। पेटिग्रू अपने घुटनों पर पलटा और आगे बढ़कर हरमाइनी के दुशाले पकड़ लिया। अच्छी लड़की, होशियार लड़की, तुम उन्हें ऐसा नहीं करने दोगी ना? मेरी मदद करो। हरमाइनी ने अपने दुशालों को पेटिग्रू के पकड़ से छुड़ाया और पीछे हटकर दीवार से टिक गई। वो डरी हुई थी। पेटिग्रू घुटने के बल बैठ गया और बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर उसने अपना सिर धीरे से हैरी की तरफ घुमाया। हैरी, 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 तुम अपने पिता की तरह दिखते हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हैरी से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक गरजा। उसका सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके सामने जेम्स का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैरी, पेटिग्रू फुसफुसाया और उसके सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने लगा। हैरी, हैरी, जेम्स मुझे मारने नहीं देता, जेम्स समझ जाता है हैरी, वो मुझ पर दया दिखाता है हैरी। ब्लैक और लुपिन दोनों ने आगे आकर पेटिग्रू के कंधे पकड़े और उसे फर्श पर धकेल दिया। वो दहशत से कांपता हुआ वहीं बैठा बैठा घूरता रहा। ब्लैक ने कांपते हुए कहा, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने लिली और जेम्स को वोल्डेमॉर्ट के हाथों बेच दिया था? पेटिग्रू फूट फूट कर रोने लगा। उसे देखना भयंकर था। वो बड़े आकार के गंजे बच्चे जैसा दिख रहा था जो फर्श पर दहशत से कांप रहा था। सीरियस, और मैं क्या करता?
वो बहुत शक्तिशाली था, तुम जानते नहीं हो। उसके पास ऐसे हथियार थे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैं डर गया था सीरियस में। कभी तुम्हारी रेमस और जेम्स की तरह बहादुर नहीं था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने मुझे मजबूर कर दिया था। झूठ मत बोलो, ब्लैक चीखा। तुम लिली और जेम्स की मौत के 1 साल पहले से उसे खुफिया जानकारी दे रहे थे। तुम ही वो जासूस थे। वो हर जगह ताकतवर बन रहा था और वो जीत रहा था। पेटिग्रो ने हाँफते हुए कहा। उसका विरोध करके क्या फायदा होता? दुनिया के सबसे बुरे जादूगर का विरोध करके क्या फायदा होता? ब्लैक ने कहा। मासूम जाने बच जाती पीटर। तुम नहीं समझते, वो मुझे मार डालता सीरियस। तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करने के बजाय तुम मर जाते, जैसा हम तुम्हारे लिए करते। ब्लैक और लुपिन ने कंधे से कंधा मिलाकर छड़ियां उठा ली। लुपिन ने धीरे से कहा, तुम्हें एहसास होना चाहिए था पीटर। लुपिन ने कहा कि अगर वोल्डेमॉर्ट तुम्हें नहीं मारेगा तो हम एक दिन जरूर मार देंगे। अलविदा दोस्त। हरमाइनी ने अपने हाथ अपने चेहरे पर ढक लिया और दीवार की तरफ मुंह फैलिया। नहीं, हैरी चीखा। दौड़ता हुआ आगे आया और पेटिग्रू के सामने खड़ा हो गया। अब छड़ियां उसकी तरफ थी। उसने हाँफते हुए कहा, आप उसे नहीं मार सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैक और लुपिन दोनों हैरान रह गए। हैरी, इस घटिया जानवर के कारण आज ही तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं है। ब्लैक बोला, ये गंदा आदमी तुम्हें भी उसी तरह मौत के घाट उतरवा देता और इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। तुमने सुनी है ना उसकी बात? इसके लिए इसकी बदबूदार तुम्हारे पूरे परिवार से ज्यादा जरूरी थी। मैं जानता हूं, हैरी बोला। इसे महल में ले चलेंगे, इसे तम पिशाचों के हवाले कर देंगे, अज़्काबान भेज देंगे, लेकिन उसे मारो मत। हैरी। पेटिग्रू हाँफते हुए चिल्लाया और हैरी के घुटने पकड़ लिए। धन्यवाद, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं था। मेरे पास से हटो, हैरी थूक उड़ाते हुए बोला और उसने पेटिग्रू के हाथ नफरत से दूर झटक दिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डैडी कभी नहीं चाहते कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सिर्फ तुम्हारे कारण हत्यारे बन जाए। कोई हिला नहीं और ना ही किसी की आवाज़ निकली, सिवाय पेटिग्रू के, जिसकी सांस अब झटकों में जा रही थी। वो अपने सीने को पकड़ कर बैठा था। ब्लैक और लुपिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक झटके से अपनी छड़ियाँ नीचे कर ली। हैरी, ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन सोचो तो सही, उसका पाप कितना बड़ा है। उसके अज़्काबान भेजेंगे, वो इसीलिए लायक है, हैरी बोला। पेटिग्रू अब भी उसके पीछे घर घर आते हुए सांस ले रहा था। ठीक है, एक तरफ हटो हैरी। हैरी झिझका। मैं उसे रस्सियों से बांध रहा हूँ, कसम खाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लुपिन ने कहा। हैरी हट गया। इस बार लुपिन की छड़ी से पतली रस्सियाँ निकली और अगले ही पल पेटिग्रू फर्श पर बंधा हुआ था। उसके मुंह पर भी रस्सी थी। पीटर, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने रूप बदलने की कोशिश की, ब्लैक अपनी छड़ी पेटिग्रू की तरफ करके घूर रहा है, तो हम तुम्हें उसी वक्त मार डालेंगे, ठीक है हैरी? हैरी ने फर्श पर पड़ी लाचार आकृति को देखा और सिर हिलाया ताकि पेटिग्रू उसे ऐसा करते देख ले। ठीक है, लुपिन ने सामान्य अंदाज में कहा। रॉन, मैं तुम्हारी हड्डियों को उतना अच्छी तरह नहीं जोड़ सकता जितना अच्छी तरह मैडम पॉम्फ्री, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि अस्पताल पहुँचने तक पट्टी बांध दो। वो रॉन के पैर को छड़ी से थपथपा कर बोले, पट्टी का बंधन। पट्टियां रॉन के पैर पर कसकर बंध गई। लुपिन ने खड़े होने में उसकी मदद की। रॉन ने अपने वजन को उस पैर पर आहिस्ता से रखा और उसके मुंह से आह निकल गई। ये बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। प्रोफेसर स्नेप का क्या करेंगे? हरमाइनी ने धीरे से कहा और स्नेप के लेटे हुए शरीर की तरफ इशारा किया। उसके साथ कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लुपिन ने स्नेप पर झुकते हुए और नब्ज देखते हुए कहा। तुम लोग थोड़े ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, अब भी शरीर ठंडा है। शायद सबसे अच्छा ये रहेगा कि तब तक होश में ना लाएं जब तक हम महल में सुरक्षित ना पहुंच जाएं। हम उन्हें ऐसे ले जाएंगे, गतिमान भवा। ऐसा लगा जिससे अदृश्य धागे स्नेप की कलाइयों, गर्दन और घुटनों से बंध गए। वो खड़ी मुद्रा में आ गए, लेकिन उनका सिर किसी कठपुतली की तरह हिल रहा था। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर लटके हुए थे और उनके बेजान पैर लटक रहे थे। लुपिन ने अदृश्य चोगा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। और हम में से 2 लोगों को इस कमीने के साथ बंधना ही चाहिए, ब्लैक ने पेटिग्रू को ठोकर मारते हुए कहा, इसलिए ताकि ये भाग ना पाए। लुपिन बोले, मैं बंधूंगा। और मैं भी, रॉन ने लंगड़ाते हुए आगे बढ़कर कहा। ब्लैक ने हवा में से भारी जंजीर उत्पन्न की। जल्द ही पेटिग्रू एक बार फिर खड़ा हो गया। उसका बायां हाथ लुपिन के दाएं हाथ से बंधा था और दायां हाथ रॉन के बाएं हाथ से। रॉन के चेहरे पर दृढ़ता का भाव था। लग रहा था जैसे उसने स्कैबर्स की असली पहचान को अपने अपमान के रूप में ले लिया था। क्रुकशंक्स बिस्तर से उछला और धीरे से नीचे उतरकर कमरे के बाहर का रास्ता दिखाने लगा। उसकी लंबी पूंछ खुशी से ऊंची उठी थी।